आज हम भारत की एक ऐसी तस्वीर देखने जा रहे हैं जो कई बिल्कुल अलग-अलग खबरों के धागों से बुनी हुई है। ये सारी खबरें जब एक साथ आती हैं तो दिखाती हैं कि कैसे एक देश लगातार आगे बढ़ रहा है, अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है और अपने भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। तो सवाल ये है कि भाई एक मिलिट्री ड्रिल, एक रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, एक आदिवासी त्योहार और एक 150 साल पुराना गीत, इन सब में क्या कॉमन हो सकता है? ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, क्योंकि ये सभी एक ही कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं। एक डायनामिक भारत की कहानी। कहानी का जो पहला धागा है वो हमें ले जाता है देश की सीमाओं पर, जहां हमारी सेनाएं अपनी ताकत और आने वाले कल की तैयारी का प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरा धागा सीधा टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ा है, जहां इंडियन इनोवेशन मेडिकल साइंस में एक नया ही रिकॉर्ड बना रहा है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो दुनिया भर में जिंदगियां बदल सकता है। तीसरा धागा हमें भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी की गहराई में ले जाएगा, जहां हम जश्न के रंगों और अपनी परंपराओं की जिंदा दिली को देखेंगे। और हाँ, चौथा धागा हमें इतिहास के पन्नों से जोड़ेगा, एक ऐसे गीत के साथ जिसकी गूंज आज भी हम सबके दिलों में है। तो चलिए इन अलग अलग धागों को एक साथ बुनते हैं और देखते हैं कि भारत की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं देश की सैन्य शक्ति की और सीमाओं की सुरक्षा की। देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी हुई जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी LAC, उसके पास पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम का एक बहुत बड़ा मिलिट्री अभ्यास हुआ। इसमें हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर हिस्सा लिया। इसका मेन मकसद था कि किसी भी सिचुएशन के लिए तीनों सेनाएं मिलकर तैयार रहें और हाँ, नई टेक्नोलॉजी जैसे कि AI और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी सीखें। और देखिए, पूर्वी प्रचंड प्रहार कोई अकेला ऐसा अभ्यास नहीं है। भारत अपनी सीमाओं को सेफ रखने और ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए लगातार ऐसे अभ्यास कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर पे हुआ त्रिशूल अभ्यास हो या फिर विशाखापत्तनम में 50 से ज्यादा देशों के साथ हुआ मिलान अभ्यास। ये सब दिखाता है कि भारत अपनी डिफेंस की तैयारियों को लेकर कितना सीरियस है और एक बड़ा नजरिया रखता है। लेकिन एक देश की ताकत सिर्फ सरहदों पर तैनात हथियारों से ही नहीं बनती है ना। असली ताकत तो उसके लोगों के दिमाग में और उनके जज्बे में होती है। तो चलिए अब देश की इसी अंदरूनी शक्ति पर नजर डालते हैं, जहां मशीनें और इंसान दोनों मिलकर नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये है मंत्रासन। ये दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेली सर्जरी सिस्टम है और पता है, इसे भारत में SS इनोवेशंस ने बनाया है। टेली सर्जरी का मतलब है दूर से की जाने वाली सर्जरी। जरा सोचिए, एक एक्सपर्ट सर्जन हजारों मील दूर बैठकर भी दिल्ली में किसी मरीज का ऑपरेशन कर सकता है। ये रोबोटिक सिस्टम सर्जन के हाथों की हर एक हरकत को एकदम परफेक्टली कॉपी करता है। ये भारत की टेक्नोलॉजिकल पावर का एक शानदार उदाहरण है। और जहां एक तरफ तकनीक का ये चमत्कार है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी जज्बे की एक ऐसी मिसाल है जो इस एक नंबर में छिपी है। ये भारत की पहली पैरा आर्चर है जिन्हें एक नॉन पैरा यानी कि सामान्य खिलाड़ियों की नेशनल टीम के लिए चुना गया है। इनका नाम है शीतल देवी। जम्मू और कश्मीर से आने वाली शीतल भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक मेडल विनर भी हैं। पता है, उन्होंने 60 से ज्यादा सामान्य तीरंदाजों के साथ मुकाबला करके टीम में अपनी जगह पक्की की है। ये कहानी सिर्फ खेल की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि अगर हौसला हो ना, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। देश की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और जज्बे के कैनवस पर ही नहीं बनी है। इसकी असली खूबसूरती तो इसके समाज के रंगों में है, जहां एक तरफ जश्न भी है तो दूसरी तरफ संघर्ष भी। एक तरफ देखिए, मेघालय, नागालैंड और असम में गारो जनजाति वांगला महोत्सव मना रही है, जिसे 100 ड्रम्स का त्योहार भी कहते हैं। ये सूर्य देवता को शुक्रिया कहने का एक बहुत ही रंगीन उत्सव है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की कातकरी जनजाति, जो सबसे पिछड़े आदिवासी ग्रुप्स में से एक है, अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स और जमीन के हक के लिए संघर्ष कर रही है। एक ही देश में उत्सव और संघर्ष की ये दो तस्वीरें भारत की असली कॉम्प्लेक्स सच्चाई को बयां करती हैं। अब बात करते हैं भारत के बढ़ते ग्लोबल असर की, जो परोपकार से लेकर वर्ल्ड स्टेज तक हर जगह फैला हुआ है। तो देखिए,
हुरून इंडिया की फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 आ गई है और शिव नादर और उनका परिवार लगातार चौथे साल भारत के सबसे बड़े दानदाता बने हैं। उन्होंने पिछले एक साल में 2078 करोड़ रुपए दान किए हैं। उनके बाद मुकेश अंबानी और बजाज परिवार का नाम आता है। ये दिखाता है कि कैसे भारत का कॉर्पोरेट जगत भी देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और भारत का असर सिर्फ परोपकार तक ही नहीं है। 2026 में भारत वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारी धाक को दिखाता है। फिर समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कोच्चि में बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन हुआ, जो हमारी बढ़ती डिप्लोमैटिक भूमिका को दिखाता है। और एनएचपीसी जैसी नवरत्न कंपनी का 50 साल का सफर, ये देश की इकोनॉमिक पावर का प्रतीक है। और अब आज की इन सभी खबरों को देश की गहरी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ते हैं, जो हमें बताती हैं कि हम कहाँ से आए हैं। बात है 7 नवंबर 1875 की, जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। आज इस गीत को 150 साल पूरे हो गए हैं। ये गीत 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में छपा, 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया और फिर 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपना लिया गया। और अब इसके 150वें साल का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो स्वतंत्रता संग्राम का एक क्रांतिकारी नारा बन गया था और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा सोर्स था। यह हमारे गौरवशाली अतीत की वो गूंज है जो आज भी देश को प्रेरणा देती है। तो सैन्य शक्ति से लेकर तकनीकी इनोवेशन तक, सांस्कृतिक उत्सवों से लेकर सामाजिक संघर्ष और ऐतिहासिक गीतों तक, ये सब मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाते हैं जो लगातार मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वो अपने इतिहास का सम्मान करने और अपने भविष्य का निर्माण करने के बीच एक बैलेंस कैसे बनाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।